वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भारत आज आपका पॉलिटी का नया टॉपिक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आप दुनिया में भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम में इतना पढ़ के जाना, आप करके आओगे, गारंटी के साथ करके आओगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। मेरा मेन मकसद होता है कि क्वेश्चन बाहर ना जाए। बाकी पढ़ाने के तो CAG है, टॉपिक बहुत बड़ा है, पढ़ा सकते हैं इसको कम से कम 2-3 घंटे में, लेकिन आप इस छोटे छोटे टाइम में ही आपको इतना कंटेंट दे देते हैं कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन जाने की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसके बाद आप किसी भी कहीं भी पेपर में बैठना और क्वेश्चन करना, जाके आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि यहाँ से पढ़ाए हो नहीं आए तो फिर कहीं से नहीं आएगा। मैं इसलिए कह देता हूँ ताकि अंदर कॉन्फिडेंस आए, और आप पढ़ के भी देख लीजिएगा क्या आप यही पढ़ते हो। बहुत लोगों की एक बात खराब लग जाती है, खुद को सुपर पढ़ा समझते हो। नहीं, सुपर नहीं समझते, लेकिन मेहनत तो समझते हैं ना, तो उस चीज़ को लेके हम कह रहे हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो आपका टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका CAG जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। आप कहीं भी, अब मैं CAG वर्ड यूज करूं, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप उसको क्या समझोगे? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो किसमें ऑडिटर जो जनरल, ये सब जो शब्द हैं ये सब आगे डिफाइन भी करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आखिर इसका कोई भी चीज़ होती है, जैसे घर में आप सब्जी लाए हो तो खाने के लिए लाओगे ना, तो उसी प्रकार भारत के संविधान में एक संवैधानिक पद है। क्या है? संवैधानिक पद। याद रखना, कैसा पद है? संवैधानिक पद है, क्योंकि इसकी संविधान में चर्चा है। तो एक पद लाया गया, तो क्यों लाया गया? कुछ तो रीजन रहा होगा। कोई चीज़ भी लाई जाती है, घर में मकान बनवाया जाता है रहने के लिए, तो ये इनका पद, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद लाया गया संविधान में, तो इसकी भी कोई न कोई काम होगा। तो उसका क्या काम है, सब कुछ यहाँ से यहाँ तक आपको हम बता देंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में CAG की योग्यता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो भारतीय संविधान है, इसकी क्या योग्यता होगी, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा कि नहीं। अमूमन ये जितने भी IAS होते हैं, जो IAS वगैरह होते हैं, जो अच्छे खासे मतलब कि रिटायरिंग एज पे सर्टिफिकेट लेवल के हो जाते हैं, उनकी नियुक्ति कर रहा है होती है इस वाले पद पे। कैसे क्या होती है, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा। तो भारतीय संविधान में CAG की योग्यता का उल्लेख कहीं पे नहीं। इसकी जिम्मेदारी संसद पर डाली गई है। वर्तमान में CAG पर महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 प्रभावी होता है। कैसे? मतलब कि एक अधिनियम बनाया गया था कब? 1971 में, जिसके तहत ये इसका कार्यकाल वगैरह होगा, या कितने का रहेगा, इसके क्या कर्तव्य होंगे, इसकी क्या सेवाएं होंगी, इसकी क्या शक्तियां होंगी। शक्तियां मतलब कि किसको उठा के पटक सकता है। कर्तव्य मतलब यहाँ कि अपना कर्तव्य भी याद रखेगा, किस प्रकार पटके। ऐसा नहीं पटके कि मर ही जाए, इस प्रकार पटकोगे कि उसके मतलब जान ना निकले। वही कर्तव्य। सेवा भी करनी। सेवा अब मतलब पटक दिया उठा के, अब उसकी सेवा क्या करेंगे? यहाँ उसकी मरहम पट्टी करा देंगे। यही है, सामने आ गया। बहुत सरल टॉपिक है, सरल शब्दों में इसे बताएंगे। जो 1971 अधिनियम था, इसे याद रखना। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार पूछा जाएगा। 1971 1976 दोनों टाइम याद रखना, पूछे जाएंगे, UPSI में ही पूछे जाएंगे। तो इस अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया। जो सेवा शर्त अधिनियम, महालेखा परीक्षक सेवा शर्त कर्तव्य अधिनियम 1971 था, उसमें पहला संशोधन, क्या पहला क्या, वही संशोधन हुआ, एक ही बार हुआ। कब हुआ था? 1976 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, अब देखो क्या है, लोक वित्त पर नियंत्रण के लिए इसका काम क्या है, CAG क्यों लाया गया। अब देखिए, लोक वित्त मतलब लोक निधि पर नियंत्रण के लिए ऐसे परीक्षक की आवश्यकता होगी जो कि निष्पक्षता और स्वतंत्रता पूर्वक लेखों की जांच कर सके तथा सरकार के अपव्यय पर तत्काल ही चेतावनी दे सके। ये मतलब लोक वित्त क्या होता है? जैसे सरकार की निधियां होती हैं, सरकार पैसा खर्च करती है। अब जैसे किसी मंत्री को कितना पैसा, मतलब 100 करोड़ दिया गया, किसके लिए? पुल बनवा देना फलाने अपने क्षेत्र में। तो वो पुल बनवाने के लिए उसने पुल नहीं बनवाया और कुछ और काम में यूज कर लिया। तो जो CAG होगा, ये इसकी जांच करेगा, इसकी रिपोर्ट किसमें? संसद में पेश करेगा कि इन्होंने काम कराया कि नहीं कराया। इसीलिए CAG का पद बनाया गया। कुछ समझ में आ रहा होगा CAG क्या होता है। जो कि निष्पक्षता, स्वतंत्रता पूर्वक लेखों की जांच कर तथा सरकार के अपव्यय, सरकार मतलब कहीं गलत, तो अपव्यय मतलब कि अधिक खर्चा है, गलत खर्चा तो नहीं कर रहे, तो उस पर तत्काल चेतावनी देती है। किसको? संसद को देती है। और संसद के पास ये चेतावनी पहुंचती कैसे, इसकी भी चर्चा आगे सब कुछ करेंगे। ठीक, अब आ गई आपका आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा किसमें की गई? आर्टिकल 148 में की गई है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कौन पूछा जाएगा? राष्ट्रपति। कौन? CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप इसको याद करोगे। यह राष्ट्रपति, अब आगे क्या कह रहा है कि यह राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख शपथ लेता है। ये शपथ इसको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। या राष्ट्रपति किसी को, कल्लू, जैसे कोई कल्लू नाम का लड़का है, चलो भाई कल्लू, कोई कल्लू हो तो बुरा मत मानना, कल्लू को नियुक्त कर देते हैं, और जो CAG है वो इनके सामने शपथ लेगा। तो वो शपथ वगैरह किनके सामने लेगा? कल्लू बताएंगे मैं, तो ये पढ़ेगा मैं,
भारत के संविधान में फलाने सिंह शपथ लेता हूँ, तो वो सब कौन करवाएगा? उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। लेकिन ऑप्शन इसका कौन सा? राष्ट्रपति होगा। ये शपथ लेता कौन, किसके तहत है? अनुसूची 3 के तहत। अनुसूची 3 पढ़ाई थी, उसमें मैंने शपथ की चर्चा की गई थी, तो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। सीएजी का कार्यकाल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है, अर्थात मतलब जो भी पहले आ जाए। अब जैसे कोई जो कैग है वो 62 साल पे कैग बना, तो उसका जो कार्यकाल है वो 3 साल का ही रहेगा। कितना? 65 वर्ष तक। ठीक, वो 65 वर्ष तक रहेगा, 3 साल बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। यदि कोई हो सके 55 साल पे सीएजी बन गया, तो वो 61 साल तक ही रहेगा, मतलब तब उसका 6 साल कार्यकाल हो जाएगा। बस इसीलिए इसमें यहाँ पे 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ही रह सकता है, इससे पहले उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सीएजी को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है? महाभियोग नहीं होता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत सीएजी को हटाया जाता है। इसके लिए ये कोई ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करे, नहीं, राष्ट्रपति को जरूर नियुक्त क्या नाम शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुसार रह नहीं सकता। इसको हटाने के लिए जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी प्रक्रिया है, उसी प्रकार से इसको हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन जितने पॉइंट टू पॉइंट एकदम कितना कि इसमें तुम सोना नहीं, इन्हें तुम हीरा समझो, पॉइंट जितने लिखे जाते हैं। सीएजी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को प्राप्त होता है उतना ही होता है। सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो वेतन होता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके समान ही होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल सीएजी का वेतन किसके समान होता है? तो आप किसके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई मत कर देना, सीजीआई नहीं है, वहाँ पे जो 33 जज बचते हैं उनके समान होता है ना कि सीजीआई का ज़्यादा होता है। तो किसके समान? यहाँ पे सीजीआई लिखा होता, तब आप लगाते ही। पॉइंटों को याद रखा करो, बाद में आपको कहते हो क्वेश्चन पता नहीं कैसा आ गया था। सीएजी का एससी के न्यायाधीशों से वेतन के बराबर वेतन होता है। अब देखो, सीएजी का वेतन संचित निधि पर भारित व्यय होता है। संचित निधि पर भारित व्यय, अब आप इस शब्द को समझते हो, भारित व्यय क्या होता है? भारित व्यय वो होता है जिस पर संसद बहस तो कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती। मतलब कि जैसे कि भारित व्यय ऐसा समझो कि जैसे कि सीएजी का वेतन दिया जा रहा है, तो संसद कहेगी कि नहीं इसको कम कर दो, या संसद कहेगी इसको ज़्यादा कर दो, किसके वेतन को। तो लेकिन उसमें क्या है कि ठीक है, बिल पास हो गया, मतलब कि सबने कह दिया हाँ तो ठीक है, और ये कह दिया नहीं तो ठीक है, लेकिन इस पर कोई मतदान नहीं करा सकते। जो भी भारित व्यय होते हैं इन पे संसद में मतदान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतनी बड़ी रकम नहीं होती जो मतदान के तहत करवाई जाए। ऐसे ही संसद में बहस करवा दी जाती है कि हाँ इनका वेतन कितना रखा जाए, तो इस वेतन को ही भारित व्यय कह देते हैं। किस पे? भारत सरकार पे व्यय, तो इसी को भारित व्यय कह देते हैं। और कुछ नहीं, भारित व्यय का मतलब भी ना समझो तो इसको मारो गोली, सीधा इतना याद रखो कि सीएजी का वेतन संचित निधि पर आधारित होता है, संचित निधि से दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। अब संचित निधि क्या है? 267 आर्टिकल वगैरह जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, सीएजी संघ के लेखों से, सीएजी होता क्या है, सीएजी का मतलब क्या होता है, सीएजी क्या होता है, उसकी चर्चा है। सीएजी संघ के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अब जैसे कोई खर्चा हुआ है, कोई भी खर्चा हुआ है सरकार का, कि पुल बना, सड़क बनी, या कोई अस्पताल बने, कुछ भी बना, मतलब कि कोई भी खर्चा हुआ, तो उससे संबंधित प्रतिवेदन, मतलब कोई भी फाइल राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। कौन? सीएजी। और फिर राष्ट्रपति जो है वो इसे सदन के सम्मुख प्रस्तुत रखवाते हैं, मतलब सदन के सम्मुख रखवाते हैं। कौन? राष्ट्रपति खुद नहीं जाते हैं, रखवाते हैं। किसके? सीएजी द्वारा रखवाते हैं, या कोई और भेज देते हैं, जाए इसको फाइल को पहुंचा दो सदन में और इस पर खूब एकदम जूतालात हो जाए और फिर बाद में सब मिल बांट के खा लेंगे। ऐसा ही होता है नेता नगरी में। तो कौन? देखो, जो रिपोर्ट है सीएजी वो किसके सामने प्रस्तुत करता है? सम्मुख किसके प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो सदन में, सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में वो उस रिपोर्ट को भिजवा सकता है। जाओ उस सदन में उसकी चर्चा करवा दीजिएगा जाके। इस पॉइंट को समझ गए होंगे। किसकी चर्चा? जो भी खर्चा हुआ सरकार का, उसकी चर्चा। इसी प्रकार राज्य संबंधित लेखों की रिपोर्ट, अब जैसे कि वो तो केंद्र सरकार की थी, अब राज्य सरकार की संबंधित रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करता है। कौन? सीएजी। ये सीएजी एक ही होता है, सारे नहीं होते सीएजी एक ही होता है जो राज्य और केंद्र दोनों के लिए काम करता है। तो राज्य संबंधित लेखों की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और फिर राज्यपाल इसे विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा। विधानमंडल, अब जैसे कहीं पे 2 सदन है तो उनको 2 सदन, नहीं तो विधानसभा, तो विधानसभा में रखवा देगा। जैसे कि यूपी की विधानसभा में कितने 402 सदस्य हैं, 403 टोटल, हाँ, तो इनके सामने रखवा देगा, जाओ इन पर लड़ लो जाके। अब आपको बता देते हैं कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या अंतर होता है। याद रखना, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इनका आगे काम है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहो। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन और ऑडिटिंग का मतलब लेखा परीक्षक। लेखांकन, देखो, लेख अंकन, लेख को लिखना, और लेख परीक्षक, लेख जो लिखी हुई चीज़ें उनकी जांच करना, बस
ऐसा तो अब इनके बारे में जान लो। जो पैसा दिया गया उसका हिसाब किताब रखना, लेखांकन, उसका हिसाब किताब रखना। जैसे कि आपने फाइल बनानी कि हमने 50 रुपये की सब्जी ली, 2 रुपये का धनिया लिया, 30 रुपये का टमाटर लिया आधा किलो, तो ये सब क्या लेखांकन है। हमने एक फाइल बना ली, इसमें इतना इतना पैसा खर्च हुआ, ठीक। तो ये क्या है, लेखांकन है। और ऑडिटिंग का मतलब है कि जो पैसा आपको दिया गया, जैसे आपके पापा ने कहा कि हम आपको 500 रुपये खर्च करने के लिए देते हैं, 500 रुपये। अब आपको बता दें ये 500 रुपये अब आप कहाँ खर्च करोगे, वो पापा बता के भेजेंगे कि आपको जो 500 रुपये, इसमें 100 रुपये की आप मिठाई लाना, और इसमें बता दिया जाएगा इतनी 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 चीज़ की इतनी इतनी चीज़ें लाना, ठीक। तो वही चीज़ आपको लानी पड़ेगी, इसमें चेंज नहीं कर सकते। और इसमें क्या है कि सब ठीक है, जितना भी खर्च हुआ सबका इसमें आप खर्चा लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पापा या जो सरकार है वो पहले बता देगी कि इतना यहाँ यहाँ अपना पैसा खर्च करना, मतलब जो पैसा आपको दिया जाता है उसी मद पर खर्च किया गया हो। जैसे सरकार ने दिया आपको 100 करोड़ रुपया कि आप पुल बनवा दीजिए, और आपने क्या किया, पुल न बनवा के आपने बनवा दिया क्या, पुल न बनवा के आपने सड़क बनवा दी। तो ये सड़क नहीं बनवा सकती, इसका मतलब ये है कि आपको पैसा जो 100 करोड़ दिया गया तो वो पुल के लिए ही बनेगा, पुल ही बनेगा, और उसका कोई काम नहीं हो सकता है, या कोई फिजूल खर्च नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है, लेखा परीक्षक का काम होता है, जांच करता है कि तुमने सही जगह पैसा खर्च किया या नहीं किया। बस समझिए, लेखांकन का हिसाब किताब रखना। और ऑडिटिंग का मतलब वो भी मैंने समझा दिया, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। 1950 से 76 तक अब क्या है, सीएजी क्या होता है। सीएजी वैसे तो 1948 में सीएजी बन गए थे, लेकिन जो हमारा संविधान बना वहाँ से ले रहे हैं। सीएजी 1950 से लेकर 1976 तक अकाउंटिंग व ऑडिटिंग, पहले बता चुके ऊपर क्या होता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम एक ही व्यक्ति करता था। कौन सा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम एक ही व्यक्ति करता था। लेकिन 1976 में क्या हुआ, 1976 में केंद्र सरकार में मांग उठी, केंद्र सरकार ने मांग उठी कि अलग अलग काम किया जाए। मतलब केंद्र सरकार में सबने कहा कि अलग अलग काम किया जाए, तो राज्य सरकार ने नहीं माना। मतलब कि केंद्र सरकार ने कहा कि अकाउंटिंग का काम अलग कर दिया जाए और ऑडिटिंग का काम अलग कर दिया जाए। तो ठीक है, केंद्र सरकार ने तो प्रस्ताव ही रखा था, तो केंद्र सरकार ने कर दिया। लेकिन इसके पक्ष में राज्य सरकारें नहीं आई। जब इसके पक्ष में राज्य सरकारें नहीं आई तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, केंद्र ने कह दिया कि ठीक है, आपका जो काम है वो एक ही व्यक्ति करेगा। मतलब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम किसका, राज्य का काम कौन करेगा, सीएजी ही करेगा। लेकिन हमारे लिए हम अपना काम सिर्फ ऑडिटिंग काम, भारत सरकार ने 1976 में ऑडिटिंग का काम, लेकिन एक मिनट पूरे पढ़ते हैं ऊपर से क्या कह रहा है, राज्य सरकार ने माना, इसलिए कि सीएजी राज्य सरकार के लिए आज भी दोनों काम करती है, लेकिन भारत सरकार के लिए 1976 से ऑडिटिंग का काम कर रही है। ऑडिटिंग बता दिया था। और अकाउंटिंग का काम फिर कौन करता है भाई, ऑडिटिंग का काम केंद्र सरकार के लिए कौन करता है, सीएजी करता है, सीएजी। और जो अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग का काम है जो केंद्र सरकार के लिए कौन करता है, वो करता है सीजीए। आगे सीजीए पद का सृजन किया गया था, वो आगे हम बताएंगे, ठीक। इस चीज़ पे आप जान गए होंगे कब, 1976 में, अच्छे से याद रखना। अब आगे देखिएगा कि वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति 22 सदस्यीय सीएजी द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच करती है। अब क्या है, ये जांच क्यों करती है लोक लेखा समिति, लोग जब समितियां पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बताएंगे। ये जो जैसे कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि ठीक है, इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ खर्च हुआ, कुछ भी बना के दे दिया। अब क्या है कि ठीक है, सीएजी और सरकार मिल गई, सीएजी और सरकार मिल गई कि चलो घपला कर देते, घोटाला कर देते हैं। नहीं, घोटाला नहीं कर सकते। फिर इनकी जो सीएजी रिपोर्ट देगा तो फिर कौन, लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी कि इसमें कौन कौन होते हैं, सदस्य के बारे में चर्चा करेंगे अलग से, इसलिए घोटाला ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इसकी जांच कौन करता, लोक लेखा समिति। अच्छा, तुम दोनों मिली भगत करके माल पानी खा रहे हो, फिर वो उजागर कर देती भारत की जनता के आगे, कौन, लोक लेखा समिति। क्यों, क्योंकि इसमें विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता कभी भी मौका छोड़ता नहीं है। देखो कितना अच्छा संविधान लिखा गया है। तो सीएजी द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच कौन करता है, बस इसमें इतना याद रखो कि सीएजी द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है, ठीक। 1976 से अकाउंटिंग का काम सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कर रहा है, सीजीए, ठीक। सीजीए नया पद था, इसका सृजन किया गया था। इसके जब आगे बताएंगे महान जो भी न्यायवादी वगैरह तो उसमें इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। तो 1976 में अकाउंटिंग का काम केंद्र सरकार के लिए कौन कर रहा है, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक। 148 अनुच्छेद मैंने बता दिया पूरा। अब 149 आर्टिकल में क्या है कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कर्तव्य और शक्तियां, मतलब उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, उसकी चर्चा की गई है, ठीक। आर्टिकल याद करना। आर्टिकल 150 में संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप, मतलब कि लेखाओं का प्रारूप क्या क्या होगा। प्रारूप मतलब कि केंद्र के लिए तो अलग होगा, राज्य के लिए अलग होगा, कि लेखाओं मतलब अकाउंट्स का, वही चीज़ कहेंगे। भारत के प्रथम सीएजी,
बी नरहरि राव 1948 से 54 तक रहे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? बी नरहरि राव। भारत के वर्तमान सीएजी कौन हैं और कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के, कितने नंबर के हैं? कमेंट में हमें बताओ, क्योंकि यहाँ तक बहुत ही पढ़ने वाले आए होंगे, सब नहीं आ पाए होंगे। ठीक है, आगे देखो, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में सीएजी उपस्थित रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि संसद की जो लोक लेखा समिति की बैठक होती है, लोक लेखा समिति कौन सी होती है? जो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है, वही लोक लेखा समिति। पहले अभी हम इसकी बात कर चुके हैं। तो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में सीएजी उपस्थित रहता है। पूछा जा सकता है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? कौन? सीएजी उपस्थित रहता है। सीएजी लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। देखो, सीएजी जो है लोक लेखा समिति का मित्र तो हो गए भाई, जब तुम्हारी जांच कर रहा है तो मित्रवत रहोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्गदर्शक भी होता है। मार्गदर्शक मतलब कि लोक लेखा समिति ने कहा, अच्छा कालू भैया, तुमने जो 50 करोड़ रुपए थे, यहाँ पे तुमने एक एक ट्राली मिट्टी डलवा दी, ये कैसे हो सकता है? 50 करोड़ की एक ट्राली मिट्टी? तो फिर वो बताएगा नहीं, मिट्टी नहीं थी, यहाँ पे हमने मिट्टी यहाँ से खुदवाई, तो यहाँ से ट्रैक्टर लिया, फिर ये सब चीज़ें बताएगा कि मिट्टी इतनी पड़ी। तो क्या है, मार्गदर्शक भी करता, चीज़ें बताता है। दार्शनिक और निर्देशक, दार्शनिक भी मतलब कि दार्शनिक तो रहेगा ही रहेगा, निर्देशक उन्हें दिशा निर्देश देता है कि हाँ देखो, हमने यहाँ पे खर्च किया, ये चीज़ ऐसी ऐसी हुई। मतलब जो भी पूछेगा कौन, लोक लेखा समिति का व्यक्ति किससे, सीएजी से, वो सब उसके जवाब दे देगा। इसीलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक, निर्देशक सब कुछ कहा जाता है। और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है भर भर के, इसीलिए आप भर भर के याद करो आप लोग। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। मैं पहले बता चुका इस बात को। सीएजी किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आगामों का निर्धारण करता है। किसी भी कर की, जैसे जीएसटी वगैरह को, सीएजी उसमें चीज़ें देखेगा। तो सीएजी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो कर शुल्क की शुद्ध आगामों का निर्धारण करता है। अब शुद्ध आगाम क्या होते हैं? शुद्ध आगाम की बात क्या होती है कि कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित ना हो। जैसे कि कर है, कर जैसे कि हर जगह से टैक्स है, टैक्स मतलब कि आप कोई चीज़ खरीदो तो सरकार को टैक्स जाता है, तो टैक्स वगैरह वो संग्रहण होता है। ठीक है, तो जहाँ भी संग्रहण होगा तो उसके रख रखाव मतलब कि जैसे किसी कमरे में पैसा रखा है, तो इसमें पैसा रखा जाएगा, तो इसके बाहर एक कौन लगे? सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे होंगे, और पूरा रूम बना होगा, इसका खर्चा, इसका मेंटेनेंस, लाइट वगैरह होगी, तो वो रख रखाव में आ जाता है, तो उसकी लागत इसमें सम्मिलित नहीं होगी। बस इसी की चर्चा की गई है। तो शुद्ध आगाम को मतलब कौन? कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित नहीं होती है। ठीक, और था इस एक बात क्यों आई? मतलब सीएजी किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगामों का निर्धारण करता है। कौन करेगा? मतलब कर का निर्धारण कौन करता है? सीएजी करता है। बस इतना याद रखो। बस मैंने बहुत छोटी चीज़ें कर दी। सीएजी का मतलब सीएजी का जो पद का सृजन है वो संविधान के द्वारा किया गया, अर्थात एक संवैधानिक पद है। मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका था। सीएजी उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करता है जो संचित निधि में दी गई हैं। संचित निधि है, आगे पढ़ाएंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उन सब की लेखा परीक्षा मतलब उनकी जांच करता है कि कहीं जो संचित निधि से दी गई हैं, जितनी भी विधियाँ दी गई हैं। ठीक, सीएजी एक मिनट, जो सीएजी होता है, सीएजी की टीका टिप्पणी पर अंतिम कार्रवाई की जिम्मेदारी किसके पास होती है? पूछा जाएगा कि सीएजी की टीका टिप्पणी पर अंतिम कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी होती? संसद की। मतलब सीएजी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, संसद किसको दी? राष्ट्रपति को। मतलब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट किसको दी? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने अपनी रिपोर्ट किसके? संसद में पेश करा दी, मतलब कि वही रिपोर्ट। अब क्या है कि जो भी टीका टिप्पणी होगी कि ये चीज़ गलत, वो चीज़ सही, जो भी फाइल में चर्चा होगी उस पर, और फिर जो कुछ संसद कहेगी, संसद की कार्रवाई अंतिम कार्रवाई मानी जाएगी। ठीक, इसी जो सीओजी की टीका टिप्पणी होती है, इस पर किसकी कार्रवाई अंतिम होती है? संसद की कार्रवाई अंतिम होती है। सीएजी की छुट्टी मंजूर या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। अब जैसे कि आप छुट्टी अभी सिलेक्ट हो गए, तो आप किसको दोगे? सीओ को दोगे या एसपी को दोगे? एसपी से ही छुट्टी लोगे ना। तो क्या है कि राष्ट्रपति के जो सीएजी की छुट्टी है वो कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। और सीओजी को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। सीएजी को लोक निधि मतलब लोक वित्त, जो वित्त पैसा वगैरह होता है, उसका अभिभावक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके माता पिता आपकी रक्षा करते हैं ना, संरक्षा करते हैं, सही गलत बताते हैं, उसी प्रकार सीओजी होता है कि लोक निधि की रक्षा करता है। कैसे? कि कोई गलत पैसा तो नहीं निकल रहा है, इसीलिए अभिभावक कहा जाता है। तथा इसे लोक वित्त संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। लोक वित्त संरक्षक के नाम से किसे जाना जाता है? किसे? सीएजी को लोक वित्त संरक्षक के नाम से जाना जाता है। बाबू भैया का स्टाइल ऐसा है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है।
अब सीएजी के बारे में 2-3 पॉइंट और जान लीजिएगा। संचित निधि व आकस्मिकता निधि, ये दोनों निधियां आगे हैं, उनको पढ़ाया जाएगा जब आर्टिकल्स आएंगे। संचित निधि व आकस्मिकता निधि व प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा कौन करता है? सीएजी करता है। ये सब सीएजी के बारे में बात है। मतलब एक तो आपकी कौन सी, ऐसा नहीं संचित निधि की जांच कर, संचित निधि की भी जांच करेगा, आकस्मिकता निधि की जांच करेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, व प्रत्येक राज्य के लोक लेखा, जो भी लोक लेखा मतलब कि अकाउंटिंग का काम होगा कि पैसा कहाँ राज्य का खर्च हो रहा है, उन सभी के व्यय मतलब खर्च कहाँ हो रहा है, कितना खर्च किस काम पे किया, तो उन सब की परीक्षा करता है कौन? ये करता है सीएजी। केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार का कोई भी विभाग हो, जितने भी विभाग तो जानते होंगे, मंत्रियों के पास विभाग वगैरह होते हैं, तो इनकी क्या करता है, इनके द्वारा सभी व्यापार मतलब व्यापार वगैरह की कहाँ व्यापार हुआ, किससे कितना व्यापार हुआ, विनिर्माण जैसे कि कोई पुल बना हुआ था, कुछ भी चीज़, सड़क बनी हुई, जैसे सड़क बनी हुई थी, मान लो सड़क में गड्ढा हुआ तो गड्ढे भरने में कितना पैसा लगा तो उसे क्या बोलते हैं? विनिर्माण बोलते हैं। या कहीं हानि हुई, हानि लेखाओं में, अब जैसे किसी चीज़ में हानि कैसे होगी कि जैसे कि हमने कोई चीज़ छापी का मतलब कि हमने अखबार, जो सरकारी अखबार या कोई सरकारी पत्र होते हैं, सरकारी पत्र हमने छापे, उन पे आग लग गई, अब वो जल गए, तो उनकी हानि की जो हानि लेखा होती, लाख मतलब कि काउंटिंग की जो हानियाँ होती उनकी, और तुलना पत्र और की लेखा समीक्षा कौन करता है? सब करता है सीएजी करता है। ठीक, अब आगे देखो, राष्ट्रपति के निवेदन पर किसी प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति ने कहा इस व्यक्ति की लेखा परीक्षा करो, मतलब इसकी जांच करो, तो वो कौन? सीएजी जांच करेगा। जैसे स्थानीय निकाय जैसे नहीं जे प्रधानी इलेक्शन हो गए, ये प्रधान ने कितना क्या खर्च किया, और जैसे कि स्थानीय निकाय में नहीं, ये जिन्हें क्या बोलते हैं, मेयर, हाँ मेयर वगैरह हो गया, चेयरमैन हो गए, इन सब की जाँच भी कौन कर सकता है? जब राष्ट्रपति कह दे कि इनकी जाँच कर दो तब वो जाँच करेगा। वैसे इनके लिए अलग सिस्टम होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, सीएजी का भारत की संचित निधि की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं होता। देखो आप, जैसे कि संचित निधि है, इससे पैसा अंधाधुंध निकाले रहो, कोई दिक्कत नहीं, ना इस पर सीएजी रोक नहीं सकता कि इस पर संचित निधि से कितना पैसा निकाला गया, लेकिन अपनी रिपोर्ट तो दे सकता है कि तुमने पैसा खर्च कहाँ कहाँ किया। तुम निकाल के तो ले गए, फिर वो तुम्हारी जाँच करेगा। अच्छा, पहले तो टुकुर टुकुर देखता रहेगा बैठा बैठा, अच्छा पैसा ले जा रहे हो, चलो ले जाओ बाबू। उसने जैसे किसी मंत्री ने 50 करोड़ रुपए निकाल लिए, सीएजी नहीं रोक पाएगा ना, उनसे पूछेगा तुम कहाँ क्यों निकाल के ले जा रहे हो, लेकिन जैसे ही संचित निधि से निकाल के ले गया, ये सीएजी उसके पीछे लग जाएगा और कहेगा हाँ बाबू भैया बताओ कहाँ ले गए पैसा। तो तब पूछेगा, मंत्री कहेगा क्यों क्यों पूछ रहे हो, हमें राष्ट्रपति ने कहा है कि इनकी रिपोर्ट तैयार करो, ये पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं। तो फिर वो रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर ये मंत्री जी को बताना पड़ेगा हमने यहाँ पे हमने फार्चूनर ली एक, और फिर थोड़ा बहुत थाईलैंड वगैरह घूमने में काट दिया, तो वे सब बताएंगे। ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन मंत्री पैसा निकाल के ले जाते हैं, सब अपनी पूर्ति करते हैं, थोड़ा बहुत खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सीएजी ये सब एक दूसरे से मिले होते हैं, सरकार की मिली भगत होती है। सरकार कोई भी हो, घोटाला होता ही है। सीएजी का प्रतिनिधित्व संसद में कोई मंत्री नहीं कर सकता। जैसे कि सीएजी उपस्थित नहीं है, रिपोर्ट फाइल हो गई, तो इनका कोई प्रतिनिधित्व मंत्री, कोई भी मंत्री नहीं कर सका, इनको खुद ही आना पड़ेगा। बुलाया है तो आना पड़ेगा, समझे। और आपका सीएजी नामक टॉपिक खत्म हो गया। जब 100 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, 1-2 पॉइंट छूटे भी होंगे तो उनको भी अच्छे से रगड़ देंगे, तो आपका पूरा सीएजी टॉपिक खत्म हो गया। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा टॉपिक लगा जरूर बताइएगा, लास्ट में जरूर कह रहे शेयर कर दो। क्या आप लोग अब भी नहीं करवा सकते? 3 जनवरी को हमने चैनल बनाया था, 3 जनवरी 2023 को, मैं हाँ 2024 को, इसी साल बनाया था, और 3 जनवरी 2025 को 1 साल हो जाएगा अपने चैनल को। तो हमें लगता है 50K की खुशी मिलनी चाहिए। ठीक, बाय बाय, लव यू।